हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे बॉन्ड्स के बारे में। बॉन्ड्स क्या होते हैं? दो एटम्स जो होते हैं उनको कनेक्ट करने का जो ब्रिज है या उनको जोड़ने का जो ब्रिज है वो बॉन्ड कहलाता है। जो फोर्स इट इज़ अ फोर्स विच होल्ड्स टू एटम टुगेदर। दो एटम्स जो एक फोर्स लगाते हैं ताकि ये एटम है वो आपस में बॉन्ड बना सके, जुड़ सके। और ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता क्यों है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जितने भी एटम है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, जो भी एक्सेट्रा, जितने भी हमारे पास जो एटम है, ये सब इनकी क्या होता है, आउटर शेल्स जो होती है वो अनसेचुरेटेड होती है। मतलब उनके आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, जिस रूल के अकॉर्डिंग, उतने इलेक्ट्रॉन इनके आउटर शेल में होते नहीं हैं। तो ये उसको सेचुरेटेड करने के लिए ये जो एटम्स होते हैं इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो अब ये जो बॉन्ड है वो कितने टाइप के होते हैं, जैसे हम जो SPDF रूल है, SPDF, जिसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, P में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, D में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, F में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो रूल है जो KLMN शेल्स का, उसके अकॉर्डिंग इतने इलेक्ट्रॉन इनमें होने चाहिए। और जिन एटम्स में इस रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो वहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब जितने भी जैसे अब जो ये बॉन्ड होते हैं, और ये बॉन्ड कैसे बनते हैं, या तो ये बॉन्ड ऐसे बनेंगे कि ये ना एक जैसे सोडियम है, मानो सोडियम के पास हमारे होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास होते हैं 17 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जैसे इसके है 2, 8, तो ये तो 10 हो गए। अब इसके पास क्या है, एक लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और 7 है तो इसके पास 2, 8, 10 और 6। तो इसको अब अपना शेल पूरा करने के लिए चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, और इसको अपना शेल पूरा करने के लिए चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन। इसको तो 2 ही चाहिए और इसको 7 चाहिए। तो ये क्या करता है कि इससे अपना एक वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो अब ये जब सोडियम जो है इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो डोनर होता है, तो जो डोनेट करेगा उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जो लेता है, तो जो ले रहा है, एक तरह से लोन ले रहा है, तो उसके ऊपर क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए क्लोरीन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। या अब ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण हो रही है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है, एफिनिटी और टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास लोन पे, जैसे एक लोन पेयर है या एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास नहीं है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यह हाइड्रोजन में क्या है कि इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे देगा तो इसके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, और ये अपना इसको दे देगा तो इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर ऐसे शेयरिंग कर लेते हैं कि इस पर तो इसका हक है ही, इस पर भी इसका हो जाएगा, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। और इस हाइड्रोजन के पास भी इसका वाला तो है, और ये इससे और ले लेता है तो इसके साथ पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है ना, वो कहलाती है कोवलेंट बॉन्डिंग। और ये सबसे क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और फिर उसके बाद आते हैं आयनिक बॉन्ड की, अपन बात कर लेंगे इन्हें के। ये जो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिस पे, तो इसे कहेंगे होंगे नॉन कोवलेंट या फिर आयनिक बॉन्डिंग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझ में आ गया, बॉन्ड का मतलब समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि बॉन्ड टाइप कितने टाइप के होते हैं। बॉन्ड्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं मेनली, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जनरली, जिनमें जो एनर्जी होती है वो 400 किलो जूल पर मोल होती है। और ये जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ये ईजी से ब्रेक नहीं हो सकते ईजीली, और ये पाए जाते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल। जितने भी हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं या जो मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं, उनमें जो है वो कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। और दूसरे टाइप के हमारे बॉन्ड होते हैं वीक बॉन्ड को बोलते हैं नॉन कोवलेंट बॉन्ड भी बोलेंगे। इनमें जो अप्रॉक्सीमेटली 40 किलो जूल पर मोल कैलोरी मतलब एनर्जी होती है इनमें, इनको ब्रेक करने के लिए चाहिए होती है। तो इनमें होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जिनमें अप्रॉक्सीमेटली 10 पर हम बात करेंगे, इनमें 5 to 7 किलो कैलोरी ही चाहिए मतलब होती है। मतलब 10 कैलोरी मोर और लेस, तो हम 5 to 7 कैलोरी मान के चलेंगे। और आयनिक बॉन्ड
इनसे हाइड्रोजन बॉन्ड से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इनकी 40 किलो जूल तक होती है, और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड की 1 और 2 किलो कैलोरी, और वंडरवॉल की इनसे भी कम होती है, 1 और 0.1 समथिंग किलो जूल पर मोल होती है। और ये जितने भी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये थोड़ा कोवेलेंट बॉन्ड की कंपैरेटिवली ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं, और ये पाए जाते हैं सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड अदर कोई भी मॉलिक्यूल होगा उनकी सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी उनमें कोवेलेंट बॉन्ड ही पाएगा, और ये आपको सबको पता है कि बिना प्राइमरी स्ट्रक्चर के सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो ही नहीं सकती। तो अब हम बात करेंगे पहले फर्स्ट बॉन्ड की हमारे। तो फर्स्ट बॉन्ड हमारा हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में आपको मैंने बता दिया कि क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नो और लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने वहाँ बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आयनिक बॉन्ड जो हो रहा है उनमें उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ बेसिस नहीं होता। यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है बिना किसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जैसे एक हाइड्रोजन है, उसके पास एक मॉलिक्यूल है, दूसरा हाइड्रोजन एटम, उसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है, और ये अपना कैसे बनाएंगे कि इस हाइड्रोजन के पास ये दोनों इसके आ गए और इस हाइड्रोजन के पास इसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इनमें ये पेयरिंग हो जाती है ऐसे। अब अगर हम ऐसे ही जितनी भी जो गैसेस होती है, हम बात करेंगे H2O2, N2 या सल्फ़र या जो भी गैसेस होती है, उनमें जनरली कोवेलेंट बॉन्ड ही पाया जाता है। ग्लूकोज में, अमीनो एसिड्स में, ए मतलब अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनमें भी क्या पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग ही पाई जाती है। अब जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, ये 1 2 6 इसके आउटर शेल में प्रेजेंट होते हैं। तो वैसे ही ये दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसके पास भी ये शेयरिंग हो गई। तो अब ये क्या करेगा, ये इसके साथ ऐसे शेयरिंग कर लेगा, तो इसके यहाँ पे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके पास भी हो गए, और दूसरा ये इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना लेगा, तो इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इनके शेल कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात करते हैं सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड की। अब अगर इसमें 2 लोन पेयर है, दो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन इसमें एक ही बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ एक ही मतलब शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ फॉर्म होगा सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर ये 2 लोन पेयर आपस में मिल रहे हैं, तो मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यह यहाँ फॉर्म हो जाएगा डबल बॉन्ड। और ऐसे ही जहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी या 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो वहाँ फॉर्म होगा ट्रिपल बॉन्ड की हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बॉन्ड फॉर्म के। अब जहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, आपको पता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड, और जहाँ पर डबल बॉन्ड है तो वहाँ होता है 1 सिग्मा 1 पाई, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहाँ होता है 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये डबल, ट्रिपल और की बात हो गई। अब इसकी एक डेफिनेशन है कोवेलेंट बॉन्ड की, दीज आर द बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द एटम्स विच आर हैविंग आइदर सेम और डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ टू कैरी आउट अ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव में ज़रूरी नहीं है कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंस भी हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोलार और नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड की। तो पोलार कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, वो होते हैं वाटर में। पोलार मीन्स क्या होता है, वो जो वाटर में होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, और नॉन पोलार क्या होते हैं, वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो जितने भी पोलार बॉन्ड तो हो गए ये वाटर में जो होते हैं, और नॉन पोलार जो हो गए वो हो गए सेम O2 N2 H2 और C2, या जितने भी जो सेम अगर कोई सेम एटम है उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो वो हो जाएगा नॉन पोलार। और अगर वो डिफरेंस जैसे H2O है, जैसे ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन है, और ये इसके साथ अगर ऐसे बॉन्ड बना रहे हैं तो दो डिफरेंस मॉलिक्यूल एटम्स आ गए, तो इसलिए फॉर्म हो गया पोलार मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बॉन्ड्स के टाइप की बात हो गई। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ की। तो बॉन्ड लेंथ में क्या होता है कि एक एटम है और ये बी दूसरा एटम है। अब कोई 2 एटम है, उनको अगर उनमें अगर दोनों में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है,
हैं, तो ये दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन अगर इन दोनों एटम्स को ज़रूरत से ज़्यादा पास लेकर आ जाए तो इनमें रिपल्सिव फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, और वो दूरी या वो डिस्टेंस जिन पर इन दोनों एटम्स को पास लाने पर रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो जाए तो उसे एक मिनट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस व्हेन अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स आर इन बैलेंस स्टेट, हाँ, जिसमें ये बैलेंस रह रहे हैं, जहाँ पर ये रिपल्सिव जो अट्रैक्टिव फोर्स तो है और रिपल्सिव फोर्स भी है, जिनमें क्या हो रहा है, ये दोनों जो है बॉन्ड एक दूसरे को अब ज़्यादा मतलब ये बैलेंस स्टेट में आ गए, ना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ना ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए, जितना अट्रैक्टिव है उतना ही रिपल्सिव है। तो इस जिस लेंथ पर ये दोनों जो है वो स्टेबल हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो अब ये हो गई कोवेलेंट बॉन्ड की बात। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, अभी हमने बात की थी कि जो पहले कोवेलेंट बॉन्ड थे वो सिंपली पोलर और नॉन पोलर के बीच में नॉन पोलर के बीच में लग रहा था, और दूसरा सेम मॉलिक्यूल पे, और हमने ये भी बात करा था कि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अब हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर ये देखा जाता है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में, इसको स्टार कर लो कि यहाँ पर जो है देखा जाता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है कि दो जो एटम है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। तो जैसे हम बात करेंगे कोई ये एटम है ए और ये है एटम है बी, तो ये तो जो होगा ये ये भी पार्शियली नेगेटिव है, ये भी पार्शियली नेगेटिव है, दोनों क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए। लेकिन इसमें ये ऐसा होना चाहिए कि एक तो थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और एक उससे थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जो ज़्यादा ये जैसे ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ए इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और जो हाइड्रोजन है वो इनके बीच में आके बाइंड हो जाएगा और हाइड्रोजन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और ये पार्शियली अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये 10% तो इसमें होगा कोवेलेंट के बॉन्ड के कैरेक्टर, और 90% जो होगा इसमें ये इंटरेक्ट कर रहे हैं केवल, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव मान लो ये नेगेटिव मान लो, ये नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया। तो अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये इसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर हाईली नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पर ये कम अट्रैक्ट कर पाएगा, केवल इंटरेक्शन कर पाएगा, तो इस पर इस पर भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। तो ये ज़्यादा टाइटली या स्ट्रांगली बॉन्ड फॉर्मेशन कर पा रहा है, इसलिए इसने 10% कोवेलेंट के कैरेक्टर बता दिए और 90% आयनिक के। अब जो कोवेलेंट और आयनिक दोनों के इसमें क्या है, कैरेक्टर है, इसलिए ये दोनों से मिलकर जो फॉर्म होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें हमने ये एक बात बतानी चाहिए कि इसमें जो एक एटम है, ये हमने जो यहाँ बात करी, ये हाइड्रोजन, ये एक एटम ये रहा और एक एटम ये, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक एटम जो है वो मस्ट बी एक्ट एज एक्सेप्टर की तरह काम करना चाहिए, और एक जो होता है वो डोनर की तरह काम करना चाहिए। मतलब ये तो जो है वो डोनेट करने वाला हो गया हाइड्रोजन एटम को, और एक जो हो गया वो एक्सेप्टर की तरह काम करने वाला हो गया। अब जो ये है कि ये माना ये डोनर हो गया कि अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये इसको दे रहा है ताकि तभी तो इन दोनों में बॉन्ड बन पा रहा है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक बॉन्ड और फॉर्मेशन हो गया। अब पर एक बात और होनी चाहिए कि इनके बीच में जो ये बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो 180 डिग्री का होना चाहिए। अगर इनके बीच में ये बॉन्ड जो है वो 180 डिग्री का है तो ही ये ज़्यादा अच्छे से स्टेबल रह पाएगा, वरना नहीं रह पाएगा। अब जो हम बात करेंगे कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अल्फ़ा हेलिक्स प्रोटीन में, एंटी पैरेलल बीटा शीट में और डीएनए में। अब ये जो अल्फ़ा हेलिक्स प्रोटीन, एंटी पैरेलल बीटा शीट, ये क्या होती है, ये हम जब प्रोटीन डिटेल में पढ़ेंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और डीएनए को पता ही आपको कि डीएनए का ये अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, तो इनमें भी जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब नेचर ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर, तो अभी मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि जैसे ये डोनेट कर रहा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए कंपैरेटिवली इस एटम के, एक्सेप्टर के, और इस पे क्या होना चाहिए, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अब ये ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, डोनर इसकी तरफ ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिससे फिर ये
इसके पास भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसको भी पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाना होता है, एक्सेप्टर के साथ लेना होता है, तो ये इसको अपनी तरफ पुल करता है और इनमें ऐसा इंटरेक्शन हो जाता है और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है और ये 180 डिग्री का यहाँ पे एंगल फॉर्म हो जाता है। अब इनके पास क्या होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होनी चाहिए बॉन्ड लेंथ की। तो बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी उतना ही बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अब ये अपनी तरफ इन दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तभी तो इनमें क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी और स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ कम जितनी ज़्यादा होगी उतनी स्ट्रेंथ हाई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होता है, इंटरेक्शन विच आर ऑब्जर्व्ड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और सोल्यूट। मतलब कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर तो हो गया हमारा वाटर, ठीक है। अब वाटर में अगर हम, ये वाटर है, इस वाटर में अगर हम कोई ऑयल ड्रॉपलेट्स डालेंगे तो उस पर फ्लोट करेगी आसानी से। मतलब वो जो ऑयल है वो वाटर में फ्लोट ही करता है, वो उसमें मिक्स नहीं होता, डिज़ोल्व नहीं होता। तो वाटर तो जो हो गया पोलर हो गया, और जो उसके अंदर जो ऑयल वगैरह वो हो गए नॉन पोलर सॉल्यूट्स। तो अगर वाटर में इनको डालते हैं तो आपने देखा होगा कि ऑयल की ड्रॉपलेट्स एक साथ बिखरती नहीं है, इकट्ठी हो जाती है एक साथ आकर। तो वहाँ पर वो जो वाटर है उसमें जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो एक साथ आकर इकट्ठी क्यों होती है, वाई, वो इसलिए इकट्ठी होती है क्योंकि जो वाटर है वो एक फोर्स जनरेट करता है, जिससे क्या होता है कि ऑयल की जो ड्रॉपलेट होती है वो आपस में आके इकट्ठी हो जाती है, और इस जो इंटरेक्शन होता है इनके कारण उसे बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे ये कोई ए हम बॉक्स मान रहे हैं, यहाँ पे ये इसमें सब जगह वाटर भरा हुआ है, ये कंटेनर है, इसमें सब जगह वाटर भरा हुआ है। इसमें क्या है, ये एक ऑयल ड्रॉप, ये 2 ऑयल ड्रॉप है। अब जैसे ही ऑयल गिरा तब क्या होता है, वाटर की जो ड्रॉपलेट होती है वो इसको कवर कर लेती है, और दूसरी जो ड्रॉप है उसको इन वाटर ड्रॉपलेट्स ने कवर कर लिया। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि वो इनके बीच में कुछ ऐसा इंटरेक्शन होते हैं जिससे क्या होता है कि ये दोनों जो ड्रॉपलेट होती है वो आपस में आकर जुड़ जाती है, और अब जो वाटर की ड्रॉपलेट होती है वो फिर इनको कवर कर लेती है। अभी यहाँ तो अपन देख रहे थे कि कितनी सारी ड्रॉपलेट मिलके 2 को कवर कर रही थी, लेकिन कंपैरेटिवली जब ये ऑयल ड्रॉपलेट्स 2 ऑयल ड्रॉपलेट जुड़ गई तो बाकी वाटर जो ड्रॉपलेट थे उन्होंने इसको कवर कर लिया। तो कंपैरेटिवली जितने मॉलिक्यूल वाटर के यहाँ पे लग रहे थे इनको जोड़ने के लिए, इनको मतलब साइड करने के लिए, उससे कम वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर इनको कलेक्ट करने के लिए जुड़ रहे हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जब ऑयल ड्रॉपलेट वाटर में गिरती है तो इसकी जो होती है एंट्रोपी कम हो जाती है, मतलब इसकी जो डिसऑर्डरनेस होती है वो बढ़ जाती है। मतलब वाटर के भी तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो टूटने लग जाते हैं ऑयल के गिरने के कारण। तो ये जो कंडीशन है वो थर्मोडायनेमिकली नॉन फेवरेबल है कि ऑयल के मॉलिक्यूल जो है वो वाटर ड्रॉपलेट के कारण इधर उधर स्प्रेड हो रहे हैं, उनमें जो डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है। लेकिन कुछ समय के बाद होता है कि इंटरेक्शन बढ़ते हैं, जिससे क्या होता है कि वाटर की जो वाटर की यहाँ पे क्या हो गई, डिसऑर्डरनेस बढ़ गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, फिर जब वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो ऑयल की ड्रॉप को कलेक्ट कर लेती है तो वाटर की डिसऑर्डरनेस कम हो जाती है, एंट्रोपी कम हो जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो कम हुई एंट्रोपी वो थी इसकी ऑयल की बात की थी। फिर हम एक बात और कहेंगे कि व्हेनेवर अ नॉन पोलर सॉल्यूट्स आर एडेड, जब भी किसी नॉन पोलर सॉल्यूट को एक पोलर सॉल्यूट में ऐड किया जाता है तो उसकी वाटर की एंट्रोपी क्या हो जाती है, डिक्लाइंस हो जाती है। सो इट इज रेट्स टू एंट्रोपी बैक वाटर एग्रीगेट ऑल सच नॉन पोलर मॉलिक्यूल टुगेदर। तो वाटर क्या करता है, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एग्रीगेट्स कर देता है, और इसके कारण जो फॉर्मेशन होता है जो इसके कारण जो इंटरेक्शन होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स की हम बात कर लेंगे। तो इसका एग्जांपल है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोगों ने देखी होगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, ये लिपिड्स होते हैं, ठीक है। अब इन लिपिड्स में एक होता है हाइड्रोफोबिक, अब ये लिपिड्स है तो लिपिड्स में एक हो गया हाइड्रोफोबिक, ये तो हो गया हाइड्रोफिलिक जो वाटर के कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, और दूसरा हो गया हाइड्रोफोबिक जो मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। फोबिया मतलब क्या हो गया, फोबिक यानी क्या रहेगा, वाटर से दूर रहेगा। तो ये तो हो गया हाइड्रोफोबिक और ये हो गया हाइड्रोफिलिक, तो ये ऐसे मेम्ब्रेन में रहते हैं।
तो इनकी जो टेल होती है वो अंदर की तरफ है हाइड्रोफोबिक हो गया, और ये आउटर साइड में हाइड्रोफिलिक हो गया। अब क्या होता है, जब वाटर आता है तो ये जो लिपिड्स हैं ये वाटर के कारण क्या होते हैं, ये ऐसे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये सिरा इनका वाटर में से अटैच हो गया हाइड्रोफोबिक। जो इसका हेड पार्ट बताया वो हाइड्रोफिलिक बताया, और टेल पार्ट बताया हाइड्रोफोबिक। तो टेल पार्ट जो हो गया वो एक तरफ से इकट्ठा हो गया। अब यहाँ पे वाटर नहीं है, ये अपने आप को बचा सकते हैं, मतलब दूर भागना इनको फोबिया है वाटर का। और ये जो हो गया वो हाइड्रोफिलिक हो गया, तो ये वाटर के कांटेक्ट में रह गया, और ये भी वाटर के कांटेक्ट में रह गया। अब इन्होंने ऐसा क्या कर लिया कि इन लिपिड्स को एक लेयर में कलेक्ट कर लिया, तो इसको हम बोलेंगे लिपोसोम। ये क्या होता है लिपोसोम में, ये भी यहाँ पे भी लिक्विड या वाटर भरा हुआ है, और यहाँ बाहर भी लिक्विड या वाटर भरा हुआ है। तो लिपोसोम क्या है, एक आर्टिफिशियल लिपिड बैग है जो स्टेबलाइज है, मतलब ये स्टेबलाइज हो गया, ये मेम्ब्रेन बन गई। ऐसी ही होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, जिसमें क्या होता है, ये आउटर लेयर, ये इनर लेयर, और जो ऊपर है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया, और अंदर ये जो पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ये वाला जो पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक हो गया, और ये हो गया हाइड्रोफिलिक। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे, कोई प्रोटीन है, ये प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब इस प्रोटीन में क्या है, ये कुछ जो है ये पोलर सॉल्वेंट जैसे जुड़े हुए हैं, और ये कुछ प्रोटीन ऐसी है जो, इसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं जो वाटर से के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। तो अब क्या करते हैं कि ये जो वाटर अगर अब यहाँ आता है तो इस प्रोटीन को सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बदल देता है, और जो जितना भी हाइड्रोफोबिक पार्ट है जो वाटर से कनेक्ट मतलब जुड़ा रह सकता है, या जिसको जो हाइड्रोफिलिक है वो तो बाहर रह जाता है, और जितने भी हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो अंदर आ जाते हैं, और ये यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे इंटरेक्शन करते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को अफेक्ट कौन करता है, तो अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोफोबिक को सबसे पहले इफेक्ट करता है टेम्परेचर। जैसे हम जितने भी बॉन्ड्स की बात करेंगे तो उनमें क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर रेस करते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती जाती है। लेकिन हाइड्रोफोबिक ऐसे इंटरेक्शन होते हैं जिनमें इंटरमीडिएट जिनका जो कर्व आता है वो आता है बेल शेप। इनमें होता है बेल शेप कर्व। इनमें अगर ज़्यादा लो टेम्परेचर है तो भी उनमें डीनेचुरेशन हो जाता है। जैसे कोई डीएनए का बैंड है, या हम बात कर लें किसी प्रोटीन की, ये कोई जैसे प्रोटीन है, तो अगर इनमें इनको अगर हम वेरी लो टेम्परेचर पर या लो टेम्परेचर पर भी रखते हैं तो भी क्या होता है, इनका डीनेचुरेशन हो जाता है, ये ओपन अप हो जाती है। और अगर हम हाई टेम्परेचर पर भी रखते हैं तो भी इन पे क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है। लेकिन अगर ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर पर है, मतलब ना ज़्यादा लो है ना ज़्यादा हाई है, अगर लो है तो कोल्ड डीनेचुरेशन हो जाता है, और अगर हाई है तो थर्मल डीनेचुरेशन हो जाता है। लेकिन अगर ये ना ज़्यादा लो पे है ना या हाई पे है, ये एकदम इंटरमीडिएट स्टेज पे है, तो यहाँ पर ये जो इंटरेक्शन होते हैं वो बने रहते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। और हम बात करेंगे इनकी चेन लेंथ की, तो जैसे जैसे इनकी चेन लेंथ बढ़ती जाएगी इनका हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। जैसे कोई भी आर चेन है उसके साथ और कोई CH ग्रुप, या जैसे भी कोई भी इसकी चेन लेंथ बढ़ती जाएगी तो हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा। और अगर चेन लीनियर है तो उसमें ज़्यादा होगा हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर, और जो अगर ब्रांच है तो उसमें हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर कम होगा। ये यहाँ बात कर रहे हैं हम हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर्स की। दूसरा, अगर एलिफेटिक है तो उनमें हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, अगर एरोमेटिक है तो उसमें हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर कम हो जाता है। अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो इसकी हम बात करेंगे, अभी बताऊंगी कि डाई इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता क्या है। तो अगर वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर सॉल्ट ज़्यादा है तो भी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस जो होंगे वो बढ़ जाते हैं। तो एक बात और बता दूँ कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन यहाँ से देख सकते हैं, द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द इंसुलेटिंग मटेरियल प्लेस्ड इन बिटवीन टू मेटालिक प्लेट्स टू चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड व्हेन इंसुलेटिंग मटेरियल इज रिप्लेस्ड बाय द वैक्यूम और एयर। तो हम बात करेंगे, जैसे ये कोई याद करें कि जैसे ये कोई रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन इंसुलेट टू, ये दो क्या है, ये दो हो गई मेटालिक प्लेट। ठीक है, अब ये दो मेटालिक प्लेट के बीच में अगर हम किसी इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे हम यहाँ पे रख दें वाटर,
तो अब क्या करेगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, पॉजिटिव है नेगेटिव की तरफ जो भी चार्ज का फ्लो होता है वो होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे वाटर है, एक मीडियम रख दिया, तो अब क्या होगा, जितना भी दोनों का जो चार्ज है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा। तो इन दोनों का मेटेलिक प्लेट है, इन दोनों से जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा है वो इस वाटर में स्टोर्ड हो जाएगा। तो इसके कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80। और अगर इस वाटर की जगह हम कोई वैक्यूम और एयर रखते हैं तो उसके अंदर जितना चार्ज स्टोर्ड होगा तो वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लेकिन अब ये सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे वाटर का होता है 80 और एयर और वैक्यूम का होता है आई थिंक 1। ओके, तो ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हमने बात कर ली, तो वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक को या स्टोर करेगा, जितना ज़्यादा उतना ही हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर जो होगा वो ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा लास्ट इंटरेक्शन है, वॉन डेर वाल इंटरेक्शन। जितने भी हमने अभी तक बात करी हाइड्रोजन बॉन्ड की, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की, कोवैलेंट की, ये सब क्या थे, ये स्पेसिफिक थे। ये जो वॉन डेर वाल इंटरेक्शन होता है ये क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। और ये सबसे लास्ट में था, ये बताया था कि ये सबसे वीकेस्ट इंटरेक्शन होते हैं। ये मोस्ट सेंसिटिव टू डिस्टेंस, मतलब अगर इनको अगर ज़्यादा दूर कर दिया जाए तो इनमें ये इंटरेक्शंस नहीं रहेंगे, या ज़्यादा पास भी लेकर आ जाए तो ये इंटरेक्शन ख़त्म हो जाते हैं। तो ये होता है बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अराउंड द एटम चार्ज ऑन टाइम, मतलब कि कितना चार्ज उनके पास, उनके अराउंड में कितना चार्ज है, ये उस पर डिपेंड करते हैं। तो ये कोई एटम ए है, ये कोई एटम बी है। अब इन पे हमने कोई चार्ज की बात, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हमने बात नहीं की। ये कोई मोस्ट स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिटी की हमने कोई बात नहीं की। बस हमने बोला कि ये कोई एक एटम ए है और ये कोई एटम बी है। अब हमने बोला जब ये दो एटम है, इन दोनों को पास में लेकर आया जाए, ये एक एटम था, ये दूसरा एटम था, ये दोनों एटम को जब हम यहाँ पे और पास लेकर आए तो इनमें क्या होता है, पोल बनने लग जाते हैं। इनके एक तरफ एक पोल बनने लग जाता है और एक तरफ दूसरा पोल बनने लग जाता है। ये अपने आप ही एक पॉजिटिव बनने लग जाता है, ये नेगेटिव बनने। तो एक ये लाइक मैग्नेट की तरह, मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों ओर बना लेते हैं, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो इसमें एक नेगेटिव बन गया, ये इसी एटम के बारे में बात हो रही थी। ये नेगेटिव बनने लग गया और ये पॉजिटिव, वैसे ये नेगेटिव है। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, पास में आएंगे दोनों। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पास में आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पास में आ रहे हैं, और ये इसका नेगेटिव है, ये इसका पॉजिटिव है। तो इनमें क्या हो रहा है, डाइपोल फॉर्मेशन हो रहा है, डाइपोल अट्रैक्शन हो रहा है, दो पोल्स बनने के कारण। तो इससे बोलेंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। और जब हम इनमें क्या होता है, अगर हम इन दोनों एटम्स को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से भी ज़्यादा अगर पास लेकर आ गए, यहाँ तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा हम इनको पास में लेकर आ जाते हैं तो इनमें क्या होने लग जाता है, इनमें होने लग जाता है रिपल्शन, ठीक है। तो एक तो दो पोल बनने के कारण ये दोनों जो थे वो पास आने लगे, लेकिन अगर इनको एक नॉर्मल डिस्टेंस से अगर ज़्यादा पास लेके आ जाते हैं तो इनमें रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इससे ये जो रिपल्शन होता है इसको हम बोलते हैं ई शेल रिपल्शन। और हम बोल सकते हैं इफ़ टू एटम्स आर टेकन अवे फ्रॉम VCD वॉन डेर वाल कॉन्टैक्ट डिस्टेंस। तो ये जो मैं जिस डिस्टेंस की बात कर रही हूँ इसे बोलते हैं वॉन डेर वाल कॉन्टैक्ट डिस्टेंस। तो इफ़ टू एटम्स आर टेकन अवे फ्रॉम वॉन डेर वाल कॉन्टैक्ट डिस्टेंस, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इंक्रीजेस। जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बना था वो डिक्रीज़ होने लग जाता है। और वो डिक्रीज़ किससे होता है, वो 1/r⁶ की लेंथ से डिस्टेंस डिक्रीज़ होने लग जाता है। और अगर दो एटम हैं उनको एक दूसरे से क्लोज लेकर आ जाए तो वो वॉन डेर वाल कॉन्टैक्ट डिस्टेंस ई शेल रिपल्शन बनने लग जाता है, और वो रिपल्शन होता है 1/r⁻12 से। तो ये दो एटम हैं, ये दोनों कैसे हैं, नॉन पोलर, पोलर नहीं है, नॉन पोलर हैं, और इनमें डाइपोल था नहीं, वो इंड्यूस्ड हुआ दो एटम को पास लाने की वजह से। तो ये बात हो गई वॉन डेर वाल इंटरेक्शन की। तो हमने बात कर ली हाइड्रोजन की बात कर ली, हाइड्रोफोबिक की बात कर ली, वॉन डेर वाल की बात कर ली, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर ली। आयनिक बॉन्ड हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि ये जैसे ये वही मैंने बता दिया था कि जो सोडियम उसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन है उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है,
ने 7 है। अब इसको अपना जो है इनको अपना जो शेल है वो पूरा करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, ये जो इसका जो ये एक इलेक्ट्रॉन है वो इसको क्लोरीन को दे देता है। तो जैसे इसके इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है, और इसके 7 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको क्लोरीन को दे देता है और में बॉन्ड बन जाता है, और ये इंटरेक्शन टाइप बनता है, इसीलिए इसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, क्योंकि दो आयन्स के बीच में बन रहा है, और ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, और ये इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसलिए इस पर आ रहा है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर दो चार्ज के बारे में बात हो रही है, आयन्स के बारे में बात हो रही है, आयन फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए इन्हें कहेंगे आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि फोर्स एंड एनर्जी ऑफ आयनिक बॉन्ड क्या होती है। ये होती है F=K Q1 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर D। D वही डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, R जो हो जाएगी इन दोनों के, ये Q1 Q2 क्या है, ये दो एटम हैं, ये बताए थे, जो कोई से भी हो सकते हैं। यहाँ सोडियम और क्लोरीन की बात की गई है, कोई भी अदर A और B एटम हो गए तो उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो हो गया Q1 और Q2, और इन चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस हो गई वो गई R। और ये वही R है जिसके बारे में अभी हमने वंडरवॉल्स में बात की थी कि R⁻⁶ से क्या होता है, अट्रैक्शन जो होता है वो डिक्रीज़ होता है, और R⁻12 से जो रिपल्शन होता है वो इंक्रीज़ होता है। ओके, तो थैंक यू, आज हम इतना ही करेंगे।